Welcome to part 4 of life process, and in this part we are going to discuss about respiration in animal and plant. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट. सो अगेन बच्चों, ये तुम्हारे लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. और इसको आप ढंग से देखिए, सारी वीडियोस को 1 बाय 1 करके कवर करना है. ठीक है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया गया है और बहुत मज़ा भी आप लोगों को आएगा. सो वीपी एजुकेटर को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक एंड शेयर भी करो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन तुम्हारा क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? ये तुम्हारे बॉडी के अंदर चलने वाली टाइप की केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है बच्चों, इन विच फूड मेनली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जिसमें तुम्हारा जो खाना, देखो इससे पहले तुमने क्या किया था बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको समअप भी करता जाऊँगा यहाँ से. इससे पहले जो है ना, हमने डाइजेशन पढ़ा था, तुमने देखा होगा. डाइजेशन में तुमने बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करके अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किया था, जिसमें से एक चीज़ थी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, है ना. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तुमने क्या करा? कार्बोहाइड्रेट को तुमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, राइट. कार्बोहाइड्रेट को तुमने किस में कन्वर्ट किया? ग्लूकोज में. और देन ग्लूकोज को तुमने अपने ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया था बाय द प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो कि तुम्हारा कहाँ पे हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था. अब बच्चों, ये जो ग्लूकोज है ना, तुमने ग्लूकोज को क्यों ऑब्टेन किया था? क्यों तुमने डाइजेशन के थ्रू ये ग्लूकोज को लिया था? ताकि तुम्हारी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर पाए? तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस कर पाए एनर्जी. सो अब जो है नेक्स्ट स्टेप का देखो बच्चों, इधर पर क्या था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेप हुआ था, वो तुम्हारा एक चीज़ यहाँ पर चल रही थी जिसको तुमने बोला डाइजेशन, है ना. यहाँ पर इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, जो कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था. और अब जो है ग्लूकोज से एनर्जी बनाना हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो कि आता है तुम्हारा किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर आता है बच्चों, है ना. और रेस्पिरेशन में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो सिस्टम होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? यही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, है ना, और उससे एनर्जी को ऑब्टेन करना, वही कहलाता है तुम्हारा रेस्पिरेशन. ठीक है, सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. क्या बोलता है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच फूड मेनली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, टूटता है, देन रिलीज एनर्जी, फिर एनर्जी को रिलीज करता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देता है. सेकंड क्या बोलता है? द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज ग्रोथ. और जो एनर्जी निकलेगी वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होगी? वो तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ करवाएगी, ठीक है, वो तुमको मूवमेंट में हेल्प करवाएगी, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करवाएगी. वो तुम्हारे बॉडी के जो भी तुम्हारे लॉस्ट एंड डैमेज टिश्यूज़ हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करेगी, ठीक है, और तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस वाली एक्टिविटीज़ को करने में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी. दूसरी लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन. डाइजेशन को बच्चों अगर करना है तो तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी यहीं से आने वाली है, ठीक है. तो दूसरे लाइफ प्रोसेसेस को करने में तुम्हारी हेल्प करेगी. क्लियर है कि नहीं है? तो बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा ना. आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? रेस्पिरेशन इन्वॉल्व. रेस्पिरेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? रेस्पिरेशन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है. एक है तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस को सबसे पहले तुमको एक्सचेंज करवाना पड़ता है, ठीक है. रेस्पिरेशन बेसिकली, रेस्पिरेशन तो तुम्हारा एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें तुम एनर्जी को रिलीज़ करते हो, लेकिन वो एनर्जी तभी तो रिलीज़ होगी जब तुम ऑक्सीजन को लोगे, है ना. जब तुम ऑक्सीजन को लोगे तो वो ऑक्सीजन तुम्हारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा. तो दिस इज़ द सेकंड मेथड. पहले मेथड में तुमको एनर्जी को, तुमको अपनी गैसेस को अंदर लेना पड़ेगा. तो अंदर लेने का जो पहला मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज. क्लियर है कि नहीं है? सो गैसियस एक्सचेंज में तुम्हारा आता है ब्रीथिंग. और ब्रीथिंग में तुम क्या करते हो? ब्रीथिंग में तुम एटमॉस्फेयर में से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में से O2 को लेते हो, एटमॉस्फेयर में से O2 को लेते हो, ठीक है. और तुम्हारे बॉडी की जो CO2 होती है, उसको कहाँ पे? CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हो. और एटमॉस्फेयर से O2 को लेना और CO2 को देना किसके वजह से होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है तुम्हारा कुछ ब्रीथिंग का सिस्टम, है ना, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है. जैसे कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स के थ्रू तुम्हारा ऑक्सीजन आता है, फिर नॉस्ट्रिल से वो तुम्हारे नेसल पैसेज में पहुंचता है, नेसल पैसेज में पहुंचेगा, फिर नेसल पैसेज के बाद वो तुम्हारे कहाँ पे पहुंचेगा बच्चों? नेसल पैसेज के बाद वो पहुंचेगा तुम्हारे फेरिंग्स में, है ना, फेरिंग्स में पहुंचेगा. फेरिंग्स के बाद वो पहुंचेगा तुम्हारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद वो तुम्हारा पहुंचता है ट्रेकिया में, है ना. ट्रेकिया के बाद वो तुम्हारा पहुंचता है ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद वो तुम्हारा पहुंचता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद वो तुम्हारा पहुंचता है कहाँ पे? एल्वियोलाई में. फिर एल्वियोलाई में तुम्हारा क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है ना. एल्वियोलाई में क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज. क्यों एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है? बिकॉज एल्वियोलाई जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना. तो वो तुम्हारे O2 को अंदर आने देगा और CO2 को निकल के बाहर निकाल देगा. ओके, अब इसके बाद बच्चों क्या बोला गया है? तो ये पूरे स्टेप को तुम क्या बोलते हो? ये पूरा स्टेप तुम्हारा ब्रीथिंग के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? ब्रीथिंग के अंदर. तो ब्रीथिंग के अंदर तुम्हारा ये पूरा पैसेज तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ में इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे लंग्स. कौन इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स. क्योंकि ये जितना भी स्ट्रक्चर है ना, वो तुम्हारे लंग्स के अंदर होता है. कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर होता है. लेट्स से तुम्हारा लंग्स है ना, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा लंग्स है. तो लंग्स के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है चल रहा है. ओके, लंग्स के अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है. तो लंग्स के अंदर तुम्हारा क्या है कि इस तरीके से ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, और लास्ट में तुम्हारे एल्वियोलाई हैं. ओके,
और किस तरीके से ब्रीथिंग में लंग्स तुम्हारी हेल्प करते हैं, धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। तो इट्स जस्ट अ जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई रेस्पिरेशन में पहला तो गैसेस एक्सचेंज होता है जिसको तुम ब्रीथिंग बोलते हो, और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अब तुमने जितनी भी गैसेस ले ली उसकी तुम ब्रेक डाउन करवाते हो। क्या करवाते हो, मतलब जितना भी तुमने गैसेस को इनहेल किया है वो अब तुम्हारी ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करते हैं तुम्हारी ग्लूकोज की। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला स्टेप तुम्हारे कहाँ पे होता है, सेल में होता है। कहाँ पे होता है, सेल में होगा। जब एक बार तुमने गैसेस को एक्सचेंज करवा दिया तो ये गैसेस कहाँ जाएगा, तुम्हारे सेल के अंदर जाएगा, O2 तुम्हारे सेल के अंदर जाएगा, और तुम्हारे सेल में बैठा हुआ है ग्लूकोज C6H12O6 जिसको तुम बोलते हो ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देगा CO2 में, तुम्हारे H2O में, और किस में, H2O में, और रिलीज़ करेगा तुम्हारी ATP, एनर्जी को रिलीज़ करेगा, है ना। तो दिस स्टेप कम्स अंडर योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर आता है ना, ये पूरा स्टेप तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ओके, तो ये ऊपर वाला स्टेप इस कम्स अंडर योर ब्रीथिंग वाला पार्ट, ब्रीथिंग, और नीचे वाला जो स्टेप है वो आ रहा है तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल इन डेप्थ इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम जो है स्टडी करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस पोस्टर। देखो क्या, तो सबसे पहले ब्रीथिंग को समझने से पहले और ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे तुम्हारा जो गैस है वो तुम्हारे एल्वियोलस तक पहुंचता है और एल्वियोलस से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होकर तुम्हारे सेल्स तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया तुम्हारा नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाएगी, फिर नॉस्ट्रिल से एयर जो है पहुंच जाएगी तुम्हारे अंदर में एक कैविटी है। ठीक है, उस कैविटी को तुम बोलते हो, ये कैविटी तुमको दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी का काम क्या होता है, ये तुम्हारे डस्ट को फिल्टर करता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं नेजल हेयर्स और साथ में होता है म्यूकस, है ना। म्यूकस इज जस्ट लाइक अ जेली लाइक फ्लूइड जो तुम्हारे डस्ट को ट्रैप कर देता है। ठीक है, एंड वार्म्स एंड मॉइस्चर इनकमिंग एयर, वो तुम्हारी इनकमिंग एयर को वार्म कर देता है और हल्का सा उसमें मॉइस्चर को ऐड कर देता है। ठीक है कि नहीं है। फिर नेजल कैविटी के थ्रू तुम्हारा जो एयर है वो एंटर करता है फेरिंग्स से। ठीक है, अब तुम देख रहे हो फेरिंग्स बेसिकली कौन सा पार्ट होता है, फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ से एयर जो है तुम्हारे फेरिंग्स में दो जगह से एंटर करती है। एक तो तुम्हारी नोस्ट्रिल से एंटर करती है, साथ में तुम्हारे माउथ से भी एंटर करती है। तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे वेयर योर एयर फ्रॉम द माउथ एंड एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल मीट्स। ठीक है, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे, राइट। फिर फेरिंग्स के बाद क्या होता है बच्चों, फिर फेरिंग्स के बाद तुम्हारी जो एयर है वो एंटर करती है लैरिंग्स में, है ना। लैरिंग्स में एंटर करके अब लैरिंग्स तुम्हारा क्या है, लैरिंग्स तुम्हारा एक ऐसा पार्ट है तुम्हारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म का, या हम बोल सकते हैं तुम्हारे सिस्टम का, जो कि विंड पाइप में लोकेटेड है ना। और लैरिंग्स में तुम्हारा प्रेजेंट होता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स। ओके, तो जो वॉइस बॉक्स है वो लैरिंग्स में ही प्रेजेंट होता है। फिर लैरिंग्स के बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है विंड पाइप। विंड पाइप का जो पहला पार्ट है वो है तुम्हारा ट्रैकिया। अब याद रखना, ट्रैकिया की जब तुम बात करते हो बच्चों, तो ट्रैकिया में छोटे छोटे तुमको रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये बोला जाता है जनरली जो रिंग्स है वो कैसी है, हाफ सी शेप्ड। ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स है। ये सी शेप्ड रिंग्स क्यों हैं, सी शेप्ड रिंग्स हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। इनका बेसिकली यूज़ ये होता है कि मान लेते हैं कि समहाउ एयर हमारी बॉडी या हमारी लंग्स से खत्म हो गई, तो तुमने कभी देखा होगा पाइप से अपने एयर को सक किया है तो पाइप तुम्हारा कोलैप्स हो जाता है, पिचक जाता है ना। तो जैसे तुम एयर जो अपने पाइप में से एयर को पूरा निकाल दो तो तुम्हारा पाइप क्या हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो सिमिलरली वो तुम्हारे विंड पाइप को, ये जो सी शेप्ड की रिंग्स होती है तुम्हारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, पाइप के चारों तरफ एक तरीके से क्या कर दिया, रिंग्स बना दी। ये रिंग्स क्या करता है, तुम्हारे विंड पाइप को ओपन रखता है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता। क्लियर है कि नहीं है। सो दिस इज द रोल ऑफ योर ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या काम करता है, कैरीज एयर टुवर्ड्स द लंग्स, तो वो तुम्हारे लंग्स की तरफ एयर को ले जाएगा। ठीक है, और जो कार्टिलेज होंगे, जो शी शेप की कार्टिलेज है, वो तुम्हारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगी, है ना। तो कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्सिंग ट्रैकिया। ओके, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इन दो डिवाइडेड पाइप्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, टू ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया एंटरिंग द लंग्स, है ना। दो ब्रांचेस होती है ट्रैकिया की जो लंग्स के अंदर एंटर करती है, जिसको तुम ब्रोंकाई बोलते हो। फिर ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको तुम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई को ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। ठीक है, फिर ब्रोंकाइल्स जो तुम्हारी ब्रोंकियोल्स होती है वो तुम्हारी डिवाइडेड हो जाती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में। दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई क्या है, टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है कि नहीं है ना। अब इसके बाद, अब ये जो तुम्हारा एयर जब तुम्हारा एल्वियोलस तक पहुंच चुका है, तो अब एल्वियोलस का स्ट्रक्चर कैसा है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पूछा जाता है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन आया भी था बहुत बार कि भाई व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसको इतना एफिशिएंट बनाती है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। सो तुमको ये सारे जो पॉइंट्स है ना कवर करके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, तो पहला ये है कि एल्वियोलाई जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया का क्या मतलब है, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि भाई एल्वियोलाई जो है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा क्या है, जो एल्वियोलाई की वॉल है ना बच्चों, वो बहुत पतली है, बहुत थिन वॉल है। थिन वॉल होने का मतलब क्या है कि वो गैस को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। अगर वॉल हल्की सी भी मोटी होती है, थिक होती, तो वो तुम्हारी गैस को ब्लॉक कर देता। लेकिन अभी इधर पर वॉल तुम्हारी थिन है, तो वो तुम्हारे एयर के पैसेज को या तुम्हारे O2 को और CO2 को एक्सचेंज होने से नहीं रोकेगा। इसलिए थिन वॉल इज अगेन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एल्वियोलाई।
और थर्ड क्या कैरेक्टरिस्टिक है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि तुम्हारी जो एल्वेलाई होती है ना, वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, बहुत सारी रिच ब्लड कैपिलरीज होती है। रिच ब्लड कैपिलरीज का क्या फ़ायदा? अगर रिच ब्लड कैपिलरीज है तो O2 CO2 जितना भी उसने बनाया वो डायरेक्टली क्या करेगा, O2 तुम्हारा ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होने का ये फायदा है कि वो ईजिली जो भी तुम्हारा O2 होगा, गैसेज होंगी, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बहुत जल्दी चली जाएगी। इसके अलावा तुम्हारा जो तुम्हारा डिफ्यूजन के लिए डिस्टेंस है ना, बहुत छोटा है। मतलब बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, कैपिलरीज है, ये तुम्हारे एल्वेलाई की वॉल है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जा रहा है ना, बहुत ईजी डिफ्यूजन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस। सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक विच मेक योर एल्वेलाई वेरी एफिशिएंट सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अगर इतना क्लियर हो गया, अब इसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब बच्चों देखो, ये तो वाला सिस्टम था कि मैंने तुमको बताया O2 यहाँ से पास हो रहा है। क्या O2 डायरेक्टली लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है? नहीं, उसके लिए तुम्हारे लंग्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब लंग्स को क्या काम करने पड़ते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो क्या होता है बच्चों, ये जो तुमने O2 को लिया ना, जो तुमने O2 को इनहेल किया है, ठीक है, तो याद रखना एयर को अंदर लेना है ना, एयर को लंग्स के इनसाइड लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? एयर को लंग्स के इनसाइड लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना, ठीक है। क्यों सांस को अंदर लेना पड़ रहा है? ठीक है, सांस को इसलिए अंदर लेना पड़ रहा है बिकॉज एटमॉस्फेयर में O2 है, और वो O2 तुम्हारी बॉडी के अंदर तभी जाएगी जब तुम इनहेलेशन करोगे, है ना, और O2 अंदर जाएगा तभी तुम्हारी एनर्जी बनेगी, तो इसीलिए इनहेलेशन इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है बच्चों, ड्यूरिंग इनहेलेशन को करवाने के लिए सबसे पहले हेल्प करती है तुम्हारी रिप्स। तुमको पता है ना, तुम्हारे लंग्स के चारों तरफ क्या है? एक तो लंग्स की मेम्ब्रेन है जिसको तुम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हो, प्लूरा बोलते हो, है ना, प्लूरा है, ठीक है, प्लूरा है। और प्लूरा के बाद क्या है? प्लूरा इज़ बेसिकली कवर्ड विद अ बोनी स्ट्रक्चर, बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर। इस बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर को तुम बोलते हो, क्या बोलते हो? बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर को तुम बोलते हो अपनी रिप्स, है ना, तो तुम्हारी रिप्स से सराउंडेड है। क्लियर है कि नहीं है? ये रिप्स है, इस तरीके से ये रिप्स है, ये रिप्स है बच्चों, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? ये रिप्स है। तो रिप्स क्या करती है बच्चों? रिप्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जब भी तुम इनहेलेशन करते हो, सांस को अंदर लेते हो, तो कभी देखना, ठीक है, तुम्हारी जो चेस्ट है वो आगे की तरफ आ जाती है। क्यों आगे की तरफ आ जाती है? जो तुम्हारे रिप्स होते हैं ना, वो मूव अपवर्ड, वो पहले इस तरीके से होते हैं, और जब तुम सांस लेते हो वो तुम्हारे कुछ इस तरीके से आगे को आ जाते हैं, उठ के, है ना। तो फ्लैप लाइक होता है जो उठ के तुम्हारे आगे को आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से रिप्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और अपवर्ड और आउटवर्ड आने की वजह से क्या होता है? तुम्हारा जो तुम्हारा वॉल्यूम होता है लंग्स का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? एक तो रिप्स तो आगे आते ही हैं, रिप्स के साथ साथ तुम्हारा डायफ्राग्राम में भी वेरिएशन आता है। डायफ्राग्राम क्या करता है? डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटन। जो डायफ्राग्राम होता है ना, इनिशियली में वो तुम्हारा नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है। लंग्स के ऊपर तुम्हारा क्या था? लंग्स के ऊपर तुम्हारी रिप्स थी। तो रिप्स ने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया? आगे को अपवर्ड मूव होगी। और जो तुम्हारा डायफ्राग्राम था वो पहले इस तरीके से था, डोम शेप, ठीक है, डोम शेप था, तो वो भी अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और फ्लैटन हो जाएगा। फ्लैटन का मतलब इस तरीके से खिंच के इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो पहले वो तुम्हारा जो डायफ्राग्राम था वो डोम शेप था, और अब वो कैसा हो चुका है? अब वो जो है इस तरीके से हो चुका है। तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया? इतने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। देख रहे हो, ये बढ़ के वॉल्यूम इतना हो चुका है। तो तुम्हारा इनहेलेशन के वक्त तुम्हारी रिप्स ने और तुम्हारे डायफ्राग्राम ने ओवरऑल लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो डायफ्राग्राम ने क्या करा? डायफ्राग्राम ने तुम्हारे एक तरीके से लेटरल वाले पोजीशन का, या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे लेटरल पोजीशन के साइज़ को बढ़ा दिया, और वहीं पर ही तुम्हारे डायफ्राग्राम ने वर्टिकल पोजीशन के साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। तो डायफ्राग्राम ने इधर वाला वॉल्यूम बढ़ा दिया और तुम्हारे रिप्स ने इधर वाला वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो लंग्स का वॉल्यूम था वो क्या हो गया? लंग्स का वॉल्यूम ओवरऑल तुम्हारा बढ़ गया। और जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है? लंग्स के वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो एयर है वो तुम्हारे O2 से, तुम्हारे एटमॉस्फेयर से निकलते हुए तुम्हारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा दोनों, अगर तुम दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा फूला हुआ है। क्यों फूला हुआ है? बिकॉज यहाँ पर जो रिप्स थी वो आउटवर्ड आ गई, और जो तुम्हारा डायफ्राग्राम था जो कि पहले एक्सलेशन के टाइम पे डोम शेप था, अब वो थोड़ा सा फ्लैटन होता हुआ दिख रहा है ना। फ्लैटन होने की वजह से भाई इधर का तो वॉल्यूम बढ़ गया, वर्टिकल वॉल्यूम, और रिप्स के फ्लैटन होने की वजह से उसका जो है लेटरल वॉल्यूम्स भी बढ़ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं है? जिसकी वजह से ओवरऑल लंग्स के अंदर स्पेस बढ़ गया है, और स्पेस बढ़ने की वजह से तुम्हारा जो O2 है वो तुम्हारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है ना? अब ये तो बात आती है तुम्हारी इनहेलेशन की। इनहेलेशन में हमने पढ़ लिया कि रिप्स अपवर्ड मूव करती है, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फ्लैटन हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से चेस्ट के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और जब प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो लंग्स, तो जो तुम्हारी गैसेज होगी वो एटमॉस्फेयर के हाई प्रेशर से तुम्हारे लंग्स के लो प्रेशर की तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक है कि नहीं है?
और जिसकी वजह से तुम्हारी गैसेज अंदर आ जाएगी और एयर एंटर्स द लंग्स, और तुम्हारी जो एयर है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। वहीं बच्चों अगर मैं बात करूँ तुम्हारे एक्सेलेशन का, तो एक्सेलेशन में क्या होता है, एक्सेलेशन में अब तुमको अपनी एयर को बॉडी से बाहर निकालना है। तो बॉडी से बाहर निकालना है तो अब तुम क्या करोगे, अपने थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं है, थोरेसिक वॉल्यूम को घटाना है। घटाने के लिए अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा मैकेनिज्म रिवर्स होने लग जाएगा। जो तुम्हारी उठी हुई रिप्स थी, अब वो उठी हुई रिप्स तुम्हारी दोबारा से क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड मूव हो जाएगी। तो तुम्हारी रिप्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो जो रिप्स है वो तुम्हारी अंदर को चली जाएगी, और जो तुम्हारी डायफ्राग्राम पहले फ्लैटन हो चुकी थी वो दोबारा से डोम शेप हो जाएगी। तो डोम शेप होने की वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा वर्टिकल वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। और रिप्स के अंदर मूव हो जाने से तुम्हारा जो है, तुम्हारा लेटरल वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएंगे, लंग्स तुम्हारे एक तरीके से छोटे हो जाएंगे, है ना। तो रिप्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम रिलैक्सेस एंड बिकम डोम शेप, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और तुम्हारा जो एयर है वो निकलने की वजह से, पिचकने की वजह से, लंग्स के पिचकने की वजह से लंग्स से बाहर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो एयर मूव्स आउट। फिर से एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे तुमने देखा होगा। तो एक्सेलेशन वाले केस में क्या हो रहा है, एक्सेलेशन वाले केस में तुम्हारे चेस्ट की वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रही है। क्यों चेस्ट की वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि जो पहले तुम्हारे रिप्स उठे हुए थे वो दोबारा से इनवर्ड मूव करने लग गए, तो तुम्हारा जो है लेटरल वॉल्यूम कम हो गया। इसकी वजह से डायफ्राग्राम तुम्हारा दोबारा से डोम शेप्ड का हो गया, तो तुम्हारा वर्टिकल वॉल्यूम भी कम हो चुका है। तो दोनों वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से तुम्हारा जो अंदर का प्रेशर था वो बढ़ गया है। अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अंदर जितना भी एयर था वो निकल के बाहर आ गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा हो जाता है एक्सेलेशन, और तुम CO2 को बाहर निकाल देते हो। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से CO2 बाहर जाती है और O2 अंदर आ जाती है, ठीक है। तो होप सो बच्चों इतना समझ में आया होगा। तो इनहेलेशन और एक्सेलेशन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इनहेलेशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर, तो एयर अंदर आ जाती है। एक्सेलेशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जब तुम एक्सेल करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एयर तुम्हारा बाहर चली जाती है। क्लियर है कि नहीं है। और ये दोनों डिफरेंस आते हैं, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारे जो है बोर्ड्स के लिए BOARD, ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो ढंग से करना है बच्चों इसको, है ना। नाउ अब आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है तुम्हारा सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो हमने देखा था अभी जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व थे। पहला था तुम्हारा ब्रीथिंग, जो कि हमने पूरा डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने पूरे ऑर्गन्स और जो भी तुम्हारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग में वो देखा। हमने जो है एल्वियोलाई में गैसेज एक्सचेंज देखा। हमने ये देखा कि एल्वियोलाई किस तरीके से बनी है टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है, और जब तुम्हारा एयर एक बार इनहेल होकर अंदर आ गया तो अगला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन को हम बेसिकली तुम्हारा केमिकल स्टेप्स भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर अब तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन होने वाला है जिसकी वजह से तुम एनर्जी बनाओगे। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन होता क्या है, सेल्युलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा सेल्स फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है कि नहीं है ना। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस तुम्हारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ पर होने वाली है सेल्युलर रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी, वो होगी तुम्हारे 2 स्पेसेस में। कुछ सेल्युलर रेस्पिरेशन का आधा स्टेप होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस है, ये है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, तो आधा स्टेप होगा साइटोप्लाज्म में, और फिर उसके बाद पूरा स्टेप्स कंप्लीट होते होते उसको वो किसके अंदर चले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है उसमें साइटोप्लाज्म और सेल का माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कैसे इन्वॉल्व होता है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या था, सेल के साइटोप्लाज्म में तुम्हारा ग्लूकोज पड़ा था, तुमने इनहेलेशन करके ऑक्सीजन को लेकर आए। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तुम्हारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा पाइरुवेट होता है वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ही कंप्लीट ATP देता है, ठीक है। कैसे देता है उसको मैं एक बार बताता हूँ, देखो क्या। तो सबसे पहले तुम्हारा ग्लूकोज था जो कि तुम्हारा एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, और वो प्रेजेंट था तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। फिर तुम्हारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो वो बना पाइरुवेट, पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। पाइरुवेट तुम्हारा एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि अभी भी कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। अब डिसाइड होगा कि वो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर तुम्हारे पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो पाइरुवेट बोलेगा कि अब मेरे को जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाने के लिए। तो अब तुम्हारा पाइरुवेट कहाँ चले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाएगा फॉर द फर्दर ब्रेकडाउन, और फिर वो कंप्लीट प्रोवाइड करवाएगा तुम्हारा क्या, ATP। क्लियर है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि भाई सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता तो उसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, वो सारी स्टेप जो है तुम्हारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती, ठीक है कि नहीं। तो ग्लूकोज था, ऑक्सीजन मिला तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। कैसे कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया। अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रही है तो वो साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और तुम्हारा CO2 वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ ATP बनेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना ATP बनता है तुम्हारा, 36 और 38 ATP बनते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो इतना ATP हमको एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलता है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा हमारे पास कुछ और भी टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं जिनको हम बोलते हैं तुम्हारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये सबसे पहले देखने को मिलता है तुम्हारा ईस्ट। तुमने देखा होगा ईस्ट के अंदर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, तो ईस्ट तुम्हारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं है। और वहीं अगर यही तुम्हारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जस्ट लाइक सोचो तुम्हारा जो ग्लूकोज था
जो कि तुम्हारे मसल सेल्स के अंदर था। तुम्हारे मसल सेल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि तुम भाई इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे। तुमको पता है जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से तुम्हारे मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है और तुम्हारा जो मसल सेल है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये फिर तुम्हारे बॉडी में क्या क्रिएट करता है, मसल क्रैम्प क्रिएट करता है। ठीक है, तो याद रखना यही लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन जब हो जाता है तुम्हारे मसल में तो मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं बच्चों, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ये हो गया इतना, होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद है तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा लेकिन एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट होता है लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारा ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, एंड प्रोडक्ट अगर देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है तुम्हारा CO2 एंड वाटर, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल एंड CO2 इन केस ऑफ ईस्ट और लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ ह्यूमन मसल। एनर्जी रिलीज की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। मेन लोकेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, आधा साइटोप्लाज्म में होगा आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली टेक प्लेस इन योर साइटोप्लाज्म। सो होप सो बच्चों जो समझाया था वो तुम्हें समझ में आया। ठीक है, अब ये जो ATP मिलेगी उससे तुम अपनी मूवमेंट करवाओगे, अपनी ग्रोथ करवाओगे, रिपेयर करवाओगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाओगे, चीज़ों को सिंथेसाइज करोगे, है ना, और अपने सेल्स को फॉर्म करोगे। ठीक है कि नहीं है? अब बच्चों आगे देखो क्या है। अब ये तुम्हारा एक NCERT का चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो भाई इसको छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है, सबसे पहले ग्लूकोज तुम्हारा एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो कि साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में। तो पाइरुवेट में कन्वर्ट होने की वजह से पाइरुवेट तुम्हारा एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो तुम्हारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब ये पाइरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी, अगर इस पाइरुवेट को तुम्हारा ऑक्सीजन मिल गई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पाइरुवेट तुम्हारा चले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी भर के एनर्जी। लेकिन अगर यही पाइरुवेट तुम्हारे मसल सेल्स के अंदर गया और मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये पाइरुवेट बना लेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड तुम्हारा एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि मसल्स में क्रैम्प कर देता है, जिसकी वजह से हैवी एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है ना, मसल क्रैम्प करता है। फिर हमको हीट बात लेनी पड़ती है ताकि ये लैक्टिक एसिड दोबारा से पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए तुम्हारी एनर्जी में CO2H2O में, फिर जाके वो मसल क्रैम्प ठीक होता है। इसके अलावा अगर यही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन ईस्ट के अंदर है तो ईस्ट क्या बना लेता है, इथेनॉल बना लेता है जो कि एक 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम तुमको एक्जैक्टली बना के आना पड़ता है अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अब इसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट भी आता है। फिर प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे करते हैं? प्लांट के पास रेस्पिरेशन करने के लिए पहला तरीका है लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। इसके अलावा इनका जो स्टेम होता है, स्टेम्स में कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो गैसेस एक्सचेंज होता है रूट्स है ना, रूट्स के पास भी रूट्स हेयर होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे सॉइल के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उससे O2 और CO2 को रिलीज़ करता है, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले तुम देखोगे रेस्पिरेशन इन रूट्स, ठीक है, रूट्स में तुमने देखा होगा सॉइल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। इन एम्प्टी स्पेसेस में तुम्हारा क्या होता है, एयर के पार्टिकल ट्रैप्स होते हैं जिसके थ्रू तुम्हारा जो रूट है वो अपनी रेस्पिरेशन कर पाता है। और वहीं जब अगर तुम ज़्यादा पानी दे देते हो या वाटर लॉक्ड हो जाती है सॉइल, तो ये एयर स्पेसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से रूट जो है डेड हो जाता है, तुम्हारा प्लांट धीरे धीरे डेड होने लग जाता है। इसीलिए कभी भी हमको ओवर इरीगेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल सॉइल के अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और उन एयर स्पेसेस में ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है जो रूट की रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर तुम्हारा जो सॉइल है वो वाटर लॉक्ड है तो एयर स्पेसेस पानी से भर जाएगी, पानी से भरने की वजह से कम ऑक्सीजन मिल पाएगी और रूट सफोकेट एंड डाई, तो रूट जो है समय के साथ सफोकेट करेगा और डेड हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे प्लांट को रेस्पिरेशन करने का, वो है लीव्स में प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट ओपनिंग जिसको तुम बोलते हो स्टोमेटा, जिससे वो अपने O2 को, CO2 को और वाटर को रिमूव करते हैं। ठीक है कि नहीं है? और लेंटिसेल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी तुम्हारा जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा। तो इसके साथ जो है हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अगर बच्चों ये लेक्चर तुम्हें अच्छा लगा होगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल VP एजुकेटर, और इसको अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करो। ठीक है, कंटिन्यूसली कंटेंट बहुत डीप दे रहा हूँ, तो थैंक यू बच्चों।